नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और अलग इम्पोर्टेंट रेशियो की या इंडिकेटर की, जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना रिस्की है। जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है, तो हम अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकें। रिस्क और रिटर्न ये हमेशा एक साथ चलते हैं, क्योंकि अगर आपके इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा है तो उसका रिटर्न भी ज़्यादा होगा, और अगर आपके म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है या आपके कोई भी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका अगर रिस्क कम ले रहा है वो, तो आपका रिटर्न भी कम होगा। तो इसलिए आपको रिस्क और रिटर्न को एक साथ देख के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे रिटर्न हमको ज़्यादा मिल रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमको एक एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर उसका रिस्क भी ज़्यादा है तो हमें थोड़ा सा कंसर्न होने की ज़रूरत है, और हमें देखना पड़ेगा कि वो रिस्क ज़्यादा है तो वो क्यों ज़्यादा है। क्योंकि अगर रिस्क ज़्यादा होता है और मार्केट जब नेगेटिव जाती है तो उस टाइम वो हमको ज़्यादा नुकसान देके जा सकता है। इसलिए हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे म्यूचुअल फंड का कितना रिस्की है या कितना रिस्क उठा के वो हमें उतना रिटर्न दे रहा है। अपने पिछले वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं या रिस्क है उसको मेजर करने के लिए 2-3 रेशियोज के बारे में बात किया है, जैसे कि अल्फा रेशियो या फिर बीटा रेशियो के बारे में। इस दोनों वीडियोस की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं और दोनों रेशियोज आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको और आइडिया मिले कि म्यूचुअल फंड का रिस्क कितना है या कितना रिस्की है वो, उसका हमें आइडिया लग सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट रेशियो की, जिसका नाम है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो भी एक इम्पोर्टेंट रेशियो है जो हमें ये दिखाता है कि हमारा म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है। शार्प रेशो जो होता है वो आपके म्यूचुअल फंड जो होता है उसके रिस्क को उसके रिटर्न के साथ में कंपेयर करता है, यानी रिस्क और रिटर्न दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके उसके बाद में एक वैल्यू देता है, और उस वैल्यू के बेस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो कितना रिस्की है। लेकिन हम शार्प रेशो के बारे में और डिटेल में जाने उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पता होना चाहिए कि क्योंकि हम यहाँ पे जब भी अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं तो हम एक या एक से ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड है उसको कंपेयर करेंगे, यानी कि उनमें से कंपेयर करके जो बेस्ट होगा वो हम अपने लिए सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जब भी आप शार्प रेशो के बेस पे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे या आप सेलेक्ट करना चाहोगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप शार्प रेशो देखते हो तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो सेम कैटेगरी का होना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप कैटेगरीज होती हैं, स्मॉल कैप की कैटेगरीज होती हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप शार्प रेशियो देख के दो म्यूचुअल फंड्स में से कंपेयर करके अगर बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, तो आपको एक बात भी ध्यान रखनी है कि दोनों म्यूचुअल फंड एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। एक कैटेगरी से होने का मतलब ये है कि वो दोनों जो म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है वो एक ही बेंचमार्क को फॉलो करना चाहिए। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है वो लार्ज कैप का ले रखा है और एक म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो स्मॉल कैप का या फ्लेक्सी कैप का ले रखा है, और उन दोनों को आप कंपेयर करके अगर अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो शार्प रेशियो के बेस पे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और वो आपके लिए ऐसा शार्प रेशियो जो है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देनी है कि शार्प रेशियो को जब भी आप यूज करके अपने लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढते हो म्यूचुअल फंड स्कीम का, तो आप जो दोनों म्यूचुअल फंड आप कंपेयर करोगे स्कीम्स, वो दोनों सेम ही कैटेगरी की होनी चाहिए। अब अगर हम शार्प रेशो को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें, तो जो म्यूचुअल फंड्स के जितने भी रिटर्न्स होते हैं वो रिटर्न्स हमेशा शार्प रेशो जो क्या करती है वो रिस्क फ्री रिटर्न के अगेंस्ट कैलकुलेट करती है। अब आगे हम बढ़े उससे पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है। तो आप सबको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें दो टाइप की कैटेगरी होती है जहाँ पे म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। सबसे पहला आता है इक्विटी। इक्विटी यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में पैसा डालता है और शेयर्स को परचेज करता है। साथ में सेकंड होता है डेट स्कीम। डेट स्कीम्स यानी कि किसी को लोन देता है। डेट स्कीम्स में अलग अलग तरीके की चीज होती है, जैसे कि एफडी आ गई आपकी, या फिर आपकी बॉन्ड्स आ गए। ये सब जो है डेट्स के अंदर आते हैं, और इनको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें लगभग जो आपको रिटर्न मिलता है वो फिक्स मिलता है। जो बॉन्ड्स या एफडी है उनमें फिक्स रिटर्न दिया जाता है। तो ये जितने भी डेट टाइप की कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सबको रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि इनमें फिक्स आपको एक रिटर्न मिलेगा एक फिक्स इंटरवल के बाद में, और इसमें आपका रिस्क बहुत ही कम होता है। तो जितनी भी डेट स्कीम्स के अंदर आपको रिटर्न मिलेगा वो रिस्क फ्री रिटर्न माना जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगा कि रिस्क फ्री रिटर्न क्या है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए मान के चलते हैं कि आपने किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और उस स्कीम का एक साल का जो रिटर्न है वो 12% के करीब है। उसी एक साल के पीरियड में जो जितनी भी डेट स्कीम्स हैं या एफडी या बॉन्ड जो भी हम बात कर रहे हैं उनका जो रिटर्न है वो 8% का है, जो फिक्स्ड
इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनको पहले से ही इंस्ट्रूमेंट्स डिक्लेयर कर चुका है कि इतना ही रिटर्न हम देंगे। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी उस पर्टिकुलर स्कीम का जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो कितना होगा, उस स्कीम का रिस्क फ्री रिटर्न होगा 4%, यानी कि 12% उसने रिटर्न क्रिएट किया और 8% जो है वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का है। तो रिस्क फ्री रिटर्न उस स्कीम का क्या होगा उस साल के लिए या उस पर्टिकुलर टाइम के लिए 4% होगा। तो उम्मीद है कि आपको रिस्क फ्री रिटर्न के बारे में थोड़ा और समझ आ गया होगा। तो शार्प रेशियो जो बेंचमार्क है वो 1 लिया जाता है, यानी कि अगर आपके म्यूचुअल फंड स्कीम की शार्प रेशियो अगर 1 है तो उसको ठीक माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। 1 या 1 से ज्यादा, यानी कि अगर 1 से ज्यादा उसकी वैल्यू है शार्प रेशियो की तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर शार्प रेशियो की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, और अगर शार्प रेशियो की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो वो एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आपने कोई स्कीम सेलेक्ट की है जिसका शार्प रेशियो 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए, जो उस पर्टिकुलर रिटर्न को देने के लिए पर यूनिट जो रिस्क ले रहा है वो बहुत ही कम ले रहा है और आपको रिटर्न भी उतना ही क्रिएट करके दे रहा है। तो आप जब भी शार्प रेशियो के बेस पे सेलेक्ट करेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि जिसका शार्प रेशियो ज्यादा से ज्यादा हो वही स्कीम आप सेलेक्ट कीजिए। और अगर शार्प रेशियो 1 से कम है, यानी 1 से भी कम है, तो वो आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो जब भी आप शार्प रेशियो को यूज करेंगे तो मैक्सिमम जितना नंबर का शार्प रेशियो होगा वही आप सेलेक्ट कीजिए। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में और समझने की कोशिश करें तो मान के चलिए कि 2 फंड हैं, स्कीम्स हैं ए और बी। पहला जो म्यूचुअल फंड का स्कीम है उसका जो इंटरेस्ट है या जो रिटर्न हम बोल सकते हैं, रिटर्न जो है 15% है, जबकि स्कीम बी का जो रिटर्न है वो 12% है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। लेकिन उसी टाइम पीरियड के अंदर जो डेट स्कीम्स होती हैं या जिसकी हमने बात की कि जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका जो रिटर्न है वो 5% है दोनों के केस में। तो इस केस में क्या होगा कि जो स्कीम ए का जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो कितना हो जाएगा, वो 10% हो जाएगा, जबकि स्कीम बी का जो रिस्क फ्री रिटर्न कितना हो जाएगा, वो 7% हो जाएगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अब शार्प रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया जाता है, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की। मैंने पहले बताया था कि कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूलेज की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और आपको ज्यादा समझ आ सके, इसलिए इस एग्जाम्पल जरूर हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। और मान के चले कि अगर फंड ए का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 11 है और फंड बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 6% है, तो इस केस में क्या होगा कि फंड ए का जो शार्प रेशियो होगा वो 0.91 आएगा, जबकि फंड बी का जो शार्प रेशियो आएगा वो 1.71 आएगा। और ये ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न जो आता है उसको अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे तो शार्प रेशियो निकल के आती है। अब जो हमने एग्जांपल लिया उस केस में फंड ए का जो शार्प रेशियो जो आया है वो 0.91 आया है, जबकि फंड बी का शार्प रेशियो 1.71 आया है। जबकि हम रिटर्न की बात कर रहे थे, रिटर्न के हिसाब से अगर हम प्योरली बात करें तो फंड ए का जो रिटर्न था वो 15% था और फंड बी का रिटर्न सिर्फ 12% था। तो अगर हम सिर्फ रिटर्न को देख के अगर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो हमें दिमाग में सिर्फ यही आएगा कि फंड ए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका रिटर्न 3% ज्यादा है। लेकिन फंड बी का जो शार्प रेशियो है वो ज्यादा है, 1.71 है। इस कारण क्या होगा कि जब शार्प रेशियो ज्यादा है, जो मैंने आपको बात बताया कि जिस स्कीम का शार्प रेशियो ज्यादा होगा वही आप सिलेक्ट कीजिए, तो इससे आपको पता क्या लगेगा कि इस म्यूचुअल फंड बी ने पर यूनिट रिस्क जो लिया है, 1 यूनिट का रिटर्न आपको जनरेट करने के लिए जो रिस्क लिया है वो कम लिया है कंपेयर टू बी के। क्यों? क्योंकि जो ए का स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 11% था, यानी कि वो अपना जब भी इन्वेस्टमेंट था उससे जब मार्केट नेगेटिव जाती है तो वो 11% ऊपर नीचे मूव करता है, जबकि फंड बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 6% था, यानी कि वो सिर्फ 6% ऊपर नीचे होता था। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो कंपेरेटिवली फंड ए से कम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे समझ आया होगा कि शार्प रेशियो के बेस पे आपको म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है अपने लिए। और शार्प रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे और इसका वैल्यू आप यूज करना सीख गए तो आप अपने लिए बहुत ही बेहतर म्यूचुअल फंड का स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर आगे फिर एक बार बताऊंगा कि जब भी आप शार्प रेशियो के बेस पे म्यूचुअल फंड का स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वो सेम कैटेगरी की होनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए। और जिसका ज्यादा शार्प रेशियो होगा यानी हायर शार्प रेशियो होगा वही स्कीम आप सेलेक्ट कीजिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि सिर्फ अकेले शार्प रेशियो के बेस पे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं करना है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि फंड का रिटर्न, फंड मैनेजर्स कौन है, उसके बाद में अल्फा क्या है, उसका बीटा क्या है, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको देख के आपको अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना है।